नमस्कार मित्रों, एलिवेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम बात करेंगे भारत में जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से तो हम शहर जगमगा रहे हैं, गांव जगमगा रहे हैं, लेकिन सोलर एनर्जी के पीछे का अंधेरा क्या है। यानी जब हम सोलर एनर्जी से एनर्जी को प्राप्त करते हैं तो उस प्राप्त करने के पीछे क्या एक अंधेरा बड़ा कायम होता है, वो कैसा अंधेरा है, इस पर आइए आज हम इस पूरे वीडियो सेशन में बात करेंगे। सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर एनर्जी कैसे बनती है, सौर ऊर्जा क्या होती है, सौर ऊर्जा के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। आप देख ही रहे होंगे इस समय बिजली की कटौती हो रही है और बिजली की कटौती को पूरा करने के लिए सोलर ऊर्जा वाले प्लेट लगाए जा रहे हैं। और वह प्लेट क्या कर रहा है, सरकार को, ये विद्युत जो विभाग है उसको बिजली सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है। यानी हमारा बिल भी कम हो जा रहा है। लेकिन उस चकाचौंध के पीछे का अंधेरा क्या है, उस अंधेरे पर भी आज हम बात करेंगे। वीडियो सेशन में आगे बढ़ेंगे उसके पहले अगर आप हमारे एलिवेंट क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सके। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हुए हम आगे बात कर लेते हैं। भारत में सौर ऊर्जा की चमक और उसके पीछे छिपा अंधेरा। भारत में सौर ऊर्जा की चमक और उसके पीछे छिपे अंधेरे के बारे में हम बात करेंगे। भारत में सौर ऊर्जा की चमक और उसके पीछे छिपा अंधेरा, इस टॉपिक पर आइए हम बात करते हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि भारत आज जिस तेजी से सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है वह पहली नजर में एक हरित क्रांति जैसी दिखाई दे रही है। हरित क्रांति का एक दौर था 1967 से 1968 के आसपास वाला जो दशक था, हरित क्रांति का एक युग था। यानी हम खाद के माध्यम से, बीजों के जो हाइब्रिड होते थे उनके माध्यम से जो हमारा ग्रेन का प्रोडक्शन होता था उसको बढ़ाने का काम करते थे। वैसा ही एक नजरिया देखा जा रहा है। वैसे ही उसके अगर हम तुलना करेंगे तो इस समय जो सोलर एनर्जी है वह एक हरित क्रांति यानी सोलर एनर्जी के रूप में वह दिखाई दे रही है और एक नजर में हरित क्रांति जैसी दिखाई दे रही है। सौर पैनल लग रहे हैं, नीली छतें हो जा रही हैं, विशाल सोलर पार्क है, हर जगह साफ प्रदूषण मुक्त भविष्य की तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं या जागरूक हैं तो उनके लिए यह सवाल यह नहीं है कि भारत सौर ऊर्जा में कितना आगे बढ़ा है, लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि क्या यह विकास वास्तव में सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी यह जो विकास है सोलर एनर्जी वाला वह टिकाऊ विकास है या कुछ दिनों का विकास है, इस पर भी हमें सोचने की जरूरत होगी। और क्या इस चमक के पीछे छिपे अंधेरे को हम क्यों अनदेखा कर रहे हैं, यानी जो एनर्जी हम सोलर एनर्जी के रूप में ऑब्टेन कर रहे हैं उसके पीछे की क्या कहानी है, उसके पीछे के हम एक खोखलापन को आने वाले भविष्य में कैसे अपनी नई पीढ़ियों के लिए भर पाएंगे, इस विषय पर आइए हम बात कर लेते हैं। ऊर्जा का विस्तार और उपलब्धि के पक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की वैश्विक स्थिति के बारे में बात करना हमें भूलना नहीं चाहिए। वैश्विक स्थिति मतलब विश्व स्तर पर विश्व के अनेक देशों की अगर तुलना भारत से सोलर एनर्जी के रूप में की जाए तो उस स्थिति को हम देखेंगे। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, थर्ड लार्जेस्ट सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक यानी सौर ऊर्जा का उत्पादक देश बन चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, केवल चाइना और अमेरिका इसके ऊपर हैं, बाकी विश्व के जितने 250 से ज्यादा देश हैं सब भारत के नीचे ही हैं सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, के प्रोडक्शन में। यह उपलब्धि पिछले एक दशक में हासिल हुई है, यानी पिछले 10 वर्षों में हमने सोलर एनर्जी के फील्ड में बेहतरीन काम किया है और उसी का यह नतीजा है कि विश्व में भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरी वह सबसे बड़ी शक्ति बनकर वैश्विक पटल पर उभरा है जो सोलर एनर्जी के रूप में है। राष्ट्रीय जलवायु रणनीति में सौर ऊर्जा की अगर हम भूमिका को कैसे भूलेंगे तो सौर जो ऊर्जा है, सोलर एनर्जी भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं का प्रमुख स्तंभ है। जो जलवायु प्रतिबद्धता है यानी जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पहाड़ पिघल रहे हैं, बेमौसम बरसात हो रही है, बेमौसम जाड़ा हो जा रहा है, कभी गर्मी होने जा रही है, मौसम का अनुमान लगाना कठिन हो जा रहा है, बारिश जब न तब हो जा रही है, फसलें बर्बाद हो जा रही है। तो जो हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारी क्लाइमेट के प्रति जो हमारी
कमिटमेंट है, जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसका एक प्रमुख स्तंभ हमारा सोलर एनर्जी है। क्लाइमेट के लिए कमिटमेंट किए हैं, यानी हम जलवायु परिवर्तन में होने में जो प्रमुख घटक है उस घटकों को कैसे कम करेंगे, हम प्रदूषण को कैसे कम करेंगे, वायु प्रदूषण को कैसे कम करेंगे, ध्वनि प्रदूषण को कम कैसे करेंगे, जो बढ़ता शहरीकरण का दायरा है, जो नगरीय आवासों की संख्या बढ़ती जा रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, वनों का क्षेत्रफल कम हो रहा है, बड़े पेड़ों को काटकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा दिए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, लेकिन हम उनके कटने के बावजूद भी जो हमारा क्लाइमेट के प्रति कमिटमेंट है, यानी जलवायु प्रतिबद्धता है, यानी हम जलवायु को स्थिर रखने के विषय में जो बात कर रहे हैं, उसमें एक प्रमुख आधार हम सोलर एनर्जी को भी ले रहे हैं कि अगर हम सोलर एनर्जी के थ्रू अपनी ज्यादा एनर्जी की जो नीड है उसको हम फुलफिल कर लें, तो निश्चित तौर पर जो क्लाइमेट कमिटमेंट है वह भारत का निश्चित तौर पर सस्टेन करेगा। इस पर अगर एक पेरिस समझौता हुआ था और नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में यह अहम कदम है। नेट जीरो का यानी हम जो कार्बन का उत्सर्जन है, आते आते हम 2070 के आसपास तक हम कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर देंगे। लेकिन कार्बन के उत्सर्जन को हम कैसे शून्य करेंगे? क्या हम अपने विकास को रोक कर शून्य करेंगे? क्या हम अपने विकसित भारत के संकल्प को अधूरा छोड़कर इसको पूरा करेंगे? जी नहीं। उसके लिए कुछ पिलर्स बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ नीतियां लागू की गई हैं, कुछ आधार है। उन आधारों को आधार मानते हुए हम जीरो कार्बन उत्सर्जन पर काम करेंगे, यानी हम कोयले की निर्भरता पर कम काम करेंगे। जो हमारी ट्रेन है अभी बिजली से चल रही है, अब धीरे धीरे उसको हम सोलर एनर्जी के द्वारा चलाएंगे। जो हमारी बसें आ रही हैं अब पूरी डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को कम करेंगे, सीएनजी का इस्तेमाल करेंगे सोलर एनर्जी के रूप में। बहरहाल अभी तो बसें गाड़ियां नहीं चल रही है, आने वाले समय में उसका प्रयोग करेंगे तो जो कार्बन का उत्सर्जन होता है वह निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो पेरिस समझौता और नेट जीरो का जो कॉन्सेप्ट है, जो लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। कोयले पर निर्भरता कम इससे हुआ है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, जैसा हमने बात किया। टॉप सोलर और सरकारी सब्सिडी इस पर मिल रही है। रूफटॉप यानी छत के ऊपर जो सोलर प्लेट लगा दिया जाता है उसी को रूफटॉप सोलर कहा जा रहा है और उस पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है 20%, 30%। आप देख रहे होंगे अपने गांव घर अगल बगल या ज्यादा चलन में आ गया है। लगभग 24 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं। खुद बिजली पैदा की जा रही है, अतिरिक्त बिजली ग्रिड को ये लोग दे देते हैं। यानी ये जो हमारा घर है, घर के ऊपर जो सोलर प्लेट लगे हैं, सोलर प्लेट और जो बिजली का मीटर है वह दोनों जुड़े हुए हैं और यह बिजली बना रहा है और इसी के थ्रू यह ग्रिड को, यानी जहां से हमें बिजली मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इसको भेजा जा रहा है। और जो मीटर है, जो पैसा लग रहा है, उसका मीटर कम हो रहा है। मान लीजिए कि हमने 100 यूनिट यूज किया और हमने 80 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, तो अब जो हमारा बिजली का बिल होगा वह 20 यूनिट का ही होगा। उसी के बारे में यह बातें बताई गई रही। अब ऊर्जा मिश्रण में इसके योगदान को अगर हम देखें तो सौर ऊर्जा अब भारत की कुल ऊर्जा क्षमता में 20% से ज्यादा योगदान दे रही है। यानी सौर ऊर्जा, यानी भारत की जो कुल ऊर्जा क्षमता है, कुल ऊर्जा क्षमता से समझिए, कुल ऊर्जा क्षमता, कुल ऊर्जा क्षमता में हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी है, कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, पनबिजली योजनाएं हैं, इस और जो अन्य है, इसके थ्रू जितनी एनर्जी हमें मिलती है, मान लीजिए कि सब सोर्स को मिलाकर 100 यूनिट एनर्जी हम प्राप्त करते हैं, तो उसमें से जो 20 यूनिट एनर्जी है वह सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा से हमें मिलती है। या भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। हालांकि थर्मल पावर अब भी 50% से ज्यादा हिस्सेदारी रखता है और यह जो डेटा है सीधे GS3 में ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरण ऊर्जा से शुरू होता है। मतलब GS3 का जो पेपर है उसको हम जोड़कर देख सकते हैं। क्या सौर ऊर्जा है वो पूरी तरह साफ है? उपयोग के स्तर पर बात करें तो उपयोग के स्तर पर सौर ऊर्जा भले ही प्रदूषण मुक्त हो, लेकिन इसका जो लाइफ साइकिल है,
यानी जो जीवन चक्र के अंत में यही सोलर पैनल एक गंभीर पर्यावरणीय संकट बन सकते हैं। यानी जो सोलर कचरा है, सोलर वेस्ट का खतरा मंडरा रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि जो सोलर प्लेट लगे हैं घरों पर, छतों के ऊपर, आने वाले समय में 20 वर्ष 30 वर्ष बाद जब यह बेकार हो जाएंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में जो कचरे के रूप में सोलर पैनल होंगे वह एक बहुत बड़ी समस्या बन रहे हैं। भारत में दो ही चीज मेन प्रॉब्लम है। एक क्या है, ड्रेनेज सिस्टम, यानी जो हमारा पानी वाला सिस्टम है, नाले का पानी कहाँ रहेगा, और दूसरा वेस्ट यानी जो कचरा है, कचरा प्रबंधन। और उसी कचरे को बढ़ाने का यह काम आने वाले 20 से 30 सालों में जब नगरीकृत व्यवस्था हावी हो जाएगी और शहर बढ़ेंगे, शहर में घरों की संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या हमारी बढ़ेगी और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और सामान बढ़ेंगे, उस सामान से वेस्टेज निकलेंगे, उसके रैपर निकलेंगे, तो हम कहाँ पर यह जो सोलर प्लेट होंगे जो कचरे के रूप में होंगे, सोलर वेस्ट जिसको कहा जा रहा है, यह एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में भी हमें दिखाई देने वाले हैं। अगर हम सोलर पैनल कैसे बनते हैं इस पर अगर हम बात कर लें तो सोलर पैनल में कांच पाया जाता है जिसको हम ग्लास कहते हैं, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी और तांबा और थोड़ी मात्रा में जहरीली धातुएं जैसे सीसा और कैडमियम को मिलाकर सोलर पैनल बना दिया जाता है। सोलर पैनल में मुख्यतः क्या होता है, ग्लास होता है, एल्युमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है, चांदी, तांबा और थोड़ी मात्रा में जहरीली धातुएं जैसे सीसा और कैडमियम को मिलाकर बनाते हैं। लेकिन जब यह वेस्टेज के रूप में, जब सोलर पैनल हमारे खराब हो जाएंगे, उनकी गारंटी खत्म हो जाएगी, वह किसी उपयोग में नहीं रहेंगे, तो वह जो वेस्टेज होगा और उस वेस्टेज से जो रेज निकलेंगे, जो हवाएं गैसें निकलेंगी वातावरण के साथ संक्रिया करके, तो वह निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम मानव और जो जीव जगत है उसके लिए बहुत ही नुकसान फैलाने वाली है। अगर जो सोलर पैनल है इनको सही तरीके से रिसाइकिल नहीं किया जाए तो जो हमारी सॉइल है, जो मिट्टी है, वह प्रदूषित हो सकती है और जो हमारा ग्राउंड वाटर है जिसको हम भूजल कहते हैं, जहां से हम पीने वाला पानी लेते हैं, वह क्या हो जाएगा, जहरीला हो सकता है। सोलर पैनलों की उम्र के बारे में और समस्या की टाइमलाइन के बारे में बात करें तो जो सोलर पैनल होते हैं उनकी मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है। 2010 के दशक में भारत में बड़े पैमाने पर सोलर पार्क बने और 2025 से 2040 के बीच सौर कचरे की असली लहर आएगी। यानी अब आने वाले 2-3 सालों में जो सौर कचरा है, यानी 10 में 25 जोड़ दीजिए तो 2035 से 2040 के बीच में बहुत बड़ा सोलर कचरा हमें मिलने वाला है और सौर कचरे के आंकड़े भविष्य की चेतावनी है। मौजूदा और संभावित कचरे के बारे में बात करें तो 2023 तक लगभग 1 लाख टन, 2030 तक लगभग 6 लाख टन और 2047 तक CEEW एक संस्था है उसके द्वारा 1.1 करोड़ टन यानी 110 लाख टन से अधिक सौर कचरा होगा। और भारत के पास बात करें तो भारत के पास फिलहाल में कंपनियां और आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन सौर कचरे की कोई आधिकारिक सरकारी आंकड़ा हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं प्रोवाइड कराया गया है। रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, अलग से कोई सौर कचरा बजट ही नहीं आ रहा है। यानी सरकार को जो केंद्रीय बजट होता है या जो राज्य के अपने बजट पास किए जाते हैं उसमें सोलर कचरे या सोलर प्लेट के रिसाइकिल के लिए, उनके लिए कंपनियां बनाने के लिए बजट का आवंटन का न होना निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक समस्या बन सकते हैं। गिने चुने छोटे मोटे रिसाइकलिंग केंद्र 2047 तक बनेंगे। लगभग 300 विशेष रिसाइकलिंग केंद्र चाहिए। निवेश की भी इसमें जरूरत है, यानी 47 से 48 करोड़ डॉलर इसमें अगर निवेश होगा तो रिसाइकलिंग सेंटर बन जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय तुलना करेंगे, भारत ऐसा अकेला देश नहीं है कि भारत भाई तीसरा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला, प्रोडक्शन करने वाला विश्व का देश है। तीसरा सबसे पहला चाइना, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद हमारा भारत। लेकिन 2030 तक अगर अमेरिका की बात करें तो 1.7 लाख से 10 लाख टन सौर कचरा होगा, बजट आधारित राज्य स्तरीय नियम है। और अगर चाइना की बात करें तो लगभग 10 लाख टन का कचरा 2030 तक चाइना के पास होगा। चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, इसमें कमी देखा जा रहा है। और भारत में अगर नीतिगत ढांचा देखें तो ई वेस्ट नियम 2022
अब ई वेस्ट नियम क्या है, यानी ई वेस्ट कचरा प्रबंधन, जो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब कचरा, नियम क्या है 2022 और इसमें क्या बदलाव हुआ है। तो 2022 में सौर पैनल ई वेस्ट नियमों के दायरे में ला दिए गए हैं, यानी जो सौर पैनल है उसको भी ई वेस्ट में ला दिया गया है, यानी वो भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। निर्माता की जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो पैनल इकट्ठा करने की, स्टोर करने की, तोड़ने और रिसाइकिल करने की जिम्मेदारी अब उस कंपनी निर्माता की है। यानी एक कंपनी अगर कहीं सोलर पैनल लगा रहा है तो 25 साल जब इसकी गारंटी पूरी होती है तो इसको यह इकट्ठा करे, रिसाइकिल करे और तोड़े, इसकी जिम्मेदारी है। यह हम नहीं, यह जो हमारा 2022 का ई वेस्ट नियम है उसमें यह बातें बताई गई हैं। समस्या लेकिन आ कहा रही है, घरों और छोटे जो इंस्टॉलेशन है, कुल इंस्टॉलेशन का 5 से 10% है, लेकिन ट्रैक करना सबसे मुश्किल है। यानी अगर 100 सोलर प्लेट लग रहे हैं उसमें 10 सोलर प्लेट ऐसे हैं जिनको ट्रैक करना कठिन है। कठिन इसलिए है कि सोलर पैनल गांव दूर दराज के जो छोटे दुकानदार हैं वो खरीद के और गांव में लगा लेंगे, तो बड़ी कंपनियों के पास उसका डेटा नहीं होगा, तो उसको हम कैसे ट्रैक करेंगे। पैनल लैंडफिल या अवैध रिसाइकलिंग इकाइयों में अकुशल रिसाइकलिंग के गंभीर नुकसान केवल कांच से एल्युमिनियम निकाला जा रहा है। यानी इसमें तो कैडमियम भी निकालना चाहिए, शीशा भी निकालना चाहिए, तांबा भी निकालना चाहिए, लेकिन केवल कांच और एल्युमिनियम ही निकाला जा रहा है। जो कीमती धातुएं हैं वो बर्बाद हो जा रही है और जहरीले रूप में, जैसे चांदी और तांबा, यह बर्बाद हो जा रहा है और जहरीले रूप में यह फैल रहा है। लेकिन अगर सही रिसाइकलिंग होती है तो 2047 तक नए पैनलों की 38% सामग्री कचरे से मिल सकती है और 3.7 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन रोका जा सकता है। और हम यह बात कह सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, चाइना अमेरिका के बाद। लेकिन अगर वह सोलर जो पैनल है उनकी उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गई है, 25-30 वर्ष निर्धारित की गई है, तो 2010 से इसमें एक क्रांति आई है, हरित क्रांति जैसा। तो 2035 से 40 के दरमियान हम देखेंगे कि भारत में जो सोलर प्लेट वाला जो कचरा है, जिसको ई वेस्ट कचरे के रूप में हमारा जो ई वेस्ट 2022 का जो नियम इम्प्लीमेशन लागू हुआ था, कानून बना था, उसमें शामिल कर लिया गया है, तो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आने वाला है। लेकिन अगर इसका सही से रिसाइकलिंग होगा तो जो हमारे यहाँ सोलर प्लेट बनाने में जो सामग्री लगती है उसका 38% रिसाइकलिंग से ही प्राप्त किया जा सकता है। समस्या 2-3 है। समस्या यह है कि सोलर प्लेट के रिसाइकलिंग के लिए हमारे पास बजट में कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, जो छोटे छोटे रिसाइकलिंग सेंटर बने हैं वह सेंटर केवल महंगी धातुओं को छोड़ दे रहे हैं, शीशा एल्युमिनियम को ही रिसाइकिल करके निकाल पा रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वह प्लेटों का इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। यानी जितने प्लेट बिक रहे हैं, सोलर प्लेट की मैं बात कर रहा हूं, उसमें 5 से 10% प्लेट को कैप्चर करना और उन तक पहुंचना कठिन है। आने वाले समय में क्या होगा, बहरहाल अच्छा ही होगा। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।